बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तुलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। क्लास हमारी सेकंड ईयर है और सब बच्चे जानते हैं कि हम 14 चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है। इसमें दो टॉपिक हैं, एक रिग्रेशन लाइन और दूसरा कोरिलेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी इसमें आ जाएगा। हमने इसमें से रिग्रेशन लाइन जो है वो कंप्लीट कर ली है, यानी कि 14.1। 14.2 जो हम कर रहे हैं इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन लाइन भी इसमें शामिल हो जाती है। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं और कोशिश करते हैं कि दुरूद इब्राहिमी हम समझ के पढ़ें। हम जो लफ्ज़ अदा करें हमें पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। दुरूद एक ऐसा ज़िक्र है, एक ऐसी इबादत है जो खुदा ख़ुद करता है। इबादत तो नहीं हम कहेंगे, जब खुदा करेगा तो वो ऐसा ज़िक्र है कि खुदा ख़ुद करता है। क्यों करता है? क्योंकि जिस पर दुरूद पढ़ता है या जिस पर दुरूद भेजता है हमारा रब, उससे बहुत प्यार करता है। हमारा रब कितना प्यार करता है हम सोच नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। प्यार की इंतहा, उसके नाम पर सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर देगा। अगर उसके नाम से, उसका नाम लेकर माफ़ी मांगी जाए, जिससे हमारा रब मोहब्बत करता है, तो सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर देगा एक लम्हे में। अगर वो गुनाह ज़मीन पे तह लगाते लगाते समुंदर की झाग से ज़्यादा और आसमान की छत के साथ जा लगे, वो सारे गुनाह माफ़ कर देगा। वो इतना प्यार करता है, वो इससे भी ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए जिससे प्यार किया जाए उसका ज़िक्र करते हैं, लोगों को बताते हैं। हमारा रब फ़रिश्तों में बैठ के अपने हबीब का ज़िक्र करता है, उस पर दुरूद व सलाम पढ़ता है। अब इंसानी फ़ितरत दुनिया में भी देखा जाए तो किसी से अगर दुनिया में प्यार हो जाए तो उसकी हर अदा हमें अच्छी लगती है। अगर वो कोई काम करे तो वो काम हम भी करते हैं। अगर कोई दूसरा उसकी तारीफ़ करे तो वो दूसरा बंदा भी हमें अच्छा लगता है कि ये उसकी तारीफ़ कर रहा है, उसके हक़ में बात कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, दुरूद व सलाम पढ़ें, तो हमारा रब भी हमसे प्यार करेगा और हमारे सारे बिगड़े काम संवार देगा। हम अपने लेक्चर का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी के पहले हिस्से से करते हैं। इंशाअल्लाह दूसरा हिस्सा हम दूसरे लेक्चर में तरतीब से पढ़ेंगे। पहले हिस्से में हमारे पहले सेंटेंस में 9 लफ्ज़ हैं। हर लफ्ज़ को समझ के पढ़ें, बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह
हुम्मा। जब ये दो लफ्ज़ इकट्ठे मिलते हैं तो इसका मतलब बनता है ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब। अल्लाहुम्मा सल्ले आला, सल्ले एक लफ्ज़, आला दूसरा लफ्ज़, मुहम्मदिन। तो ये 5 लफ्ज़ बने अल्लाहुम्मा सल्ले आला मुहम्मदिन, वाह आला आले मुहम्मदिन। ये टोटल 9 लफ्ज़ हैं पहले सेंटेंस में। और अब इनका तर्जमा, पहले 5 अल्फाज का तर्जमा, फिर आगे वाले 4 अल्फाज का तर्जमा हम सीखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले आला मुहम्मदिन, हम यहाँ से शुरू करेंगे तर्जमा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर है आला, आला का मतलब होता है पर, अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑन, ऊपर। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यहाँ पे था सल्ले, सल्ले का मतलब होता है रहमतें, फुरमा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें फुरमा, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें फुरमा। ये 5 लफ्ज़ इनका तर्जमा। इसके बाद जो 4 लफ्ज़ हैं उसमें आता है वाह आला आले मुहम्मदिन। वाह का मतलब और होता है, आला हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब पर है, और पर, और आले, आल कहते हैं आल औलाद, तो आल औलाद पर भी किसकी, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी। तो ये मुकम्मल पहला सेंटेंस बना, अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह, सल्ले रहमतें नाजिल फरमा, आला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला और पर, आल मुहम्मदिन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और औलाद पर भी रहमतें नाजिल फरमा। अब जब कोई भी चीज़ किसी से मांगी जाए या किसी को बताई जाए कि मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, हम अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें मांग रहे हैं अपने रब से, तो हमारा रब इससे आगे जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें एग्ज़ाम्पल दे रहा है, उसमें एग्ज़ाम्पल देता है कि किस तरह की रहमतें। तो कमा, कमा मतलब जैसा कि, फॉर एग्ज़ाम्पल, कमा सल्लैता, कमा सल्लैता, जिस तरह ए मेरे अल्लाह आपने रहमतें नाजिल फरमाई, जिस तरह आपने रहमतें नाजिल फरमाई, कमा सल्लैता आला इब्राहीमा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जिस तरह की रहमतें नाजिल फरमाई, व आला आल इब्राहीमा, और उनकी आल औलाद पर, हज़रत इब्राहीम की आल औलाद पर जिस तरह आपने रहमतें फरमाई, उस तरह की रहमतें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर रहमतें नाजिल फरमा। हमने इस हिस्से में एक बात ये सीखी कि रहमतें नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर किस तरह की रहमतें, जिस तरह ए मेरे अल्लाह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर आपने रहमतें नाजिल फरमाई। और आखिरी 3 अल्फाज, जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं, पहले हम अपनी डिमांड करते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उनकी शान बयान करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। तो यही 3 अल्फाज, इस पहले हिस्से के आखिरी 3 अल्फाज, इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक
इन्ना का बेशक, हमीद हम्द से निकला है तारीफ़ें, तारीफ़ करना, तमाम की तमाम कायनात की तारीफ़ें ए अल्लाह आपके लिए हैं, और मजीद मतलब आपकी शान सबसे आला है। तो ये दुरूद इब्राहीमी जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं और जिसका हमें हमारे रब ने तरीक़ा सिखाया, हर नमाज में दूसरी रकात में बड़े अदब व एहतराम के साथ अत्तहियात की शक्ल में सिमट के बैठ जाना और बैठ के अपने प्यारे हबीब पे हमसे दुरूद पढ़ाना नमाज में, इस कदर मोहब्बत करता है अपने हबीब से। हमें भी चाहिए कि हम भी अपने दिल को प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत से पुरनूर करें, और जब हमारा दिल पुरनूर हो जाएगा प्यारे आका की मोहब्बत से, तो फिर ये सारी कायनात हमारे ताबे हो जाएगी। क्या आपने ये नहीं देखा कि एक ऐसा शख्स जो उस वक्त का आलिम, वो हज़ारों मील दूर से तख्त को आँख झपकने से पहले ला सकता है, इसका मतलब कायनात उसके ताबे हो चुकी थी, वो जिस तरह चाहता था वो करता था। तो आज के दौर में अगर हम कुरान का इल्म रखें और कुरान को सीखें और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दरूद व सलाम पढ़ें और उनसे मोहब्बत करें, तो क्या आज के दौर में हम ऐसा नहीं कर सकते कि दीवार की दूसरी तरफ देखें? निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, कोई मर्द मोमिन की निगाह अपने पर डालें, अपने पे डलवाएं, ताकि आपकी तकदीर बदल जाए। बहुत शुक्रिया। हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमने कल लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 10 का ए और बी पार्ट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इफ़ द मीन हाइट ऑफ 500 फादर्स, इफ़ द मीन हाइट ऑफ 500 फादर्स। यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 10 और उसका सी पार्ट। इसमें नंबर 1 n उसने दिया हुआ है 500 फादर्स, F। यहाँ पे हम फादर्स की बात करते हैं। फादर का मीन जो n हमारे पास है, उनका मीन x बार सपोज कर लेते हैं। मीन कितना है हमारे पास? 68.65। इसके बाद विद स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन उसने कितना दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वो हमारे पास है 2.8 एंड द मीन हाइट ऑफ देयर यंगेस्ट सन। अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी? सन। इसको हम y से डिनोट कर लेते हैं। तो सन जो है उनका मीन कितना है? 69.65 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या है? यानी कि जो सन है उनका मीन 2.85। आगे कहता है एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन देम, यानी x और y के दरमियान जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 0.52। ठीक होगी बात यहाँ तक। ऑब्टेन द टू इक्वेशन ऑफ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे दो इक्वेशंस मालूम करनी है, रिग्रेशन इक्वेशन। और रिग्रेशन इक्वेशंस कौन सी होती हैं? रिग्रेशन इक्वेशंस हमारे पास y ऑन x और x ऑन y, दो तरह की रिग्रेशन इक्वेशंस हमने मालूम करनी है। हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक y ऑन x और दूसरी टाइप हमारे पास है x ऑन
y। अगर हम बात करते हैं y ऑन x की, तो y ऑन x जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या बनेगी? y इज इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x और x। जब ये इक्वेशन में a और b की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम y हेड लिख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन होगी x हेड इज इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x और यहाँ पे y। अब हम करते क्या हैं कि सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन के बाद यहाँ पे जो दो कांस्टेंट हैं उन दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज़ मालूम करेंगे। एक कांस्टेंट ये है और दूसरा कांस्टेंट ये है। सबसे पहले हम लिखेंगे b y ऑन x अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। हम फार्मूला सोचेंगे कि यहाँ पे b y ऑन x का फार्मूला क्या लगाएं। तो b y ऑन x इज इक्वल टू यहाँ पे r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। सिंपल फार्मूला है। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। r की वैल्यू है 0.52 और इसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है 2.85 और डिवाइडिंग बाय 2.80। मेरा ख्याल है कि अगर मैंने गलत नहीं लिखा तो यही वैल्यूज़ है 2.85 और ओवर 2.80। जब हमने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करते हुए अगर गौर करें तो b y ऑन x इज़ इक्वल टू 0.52 तो हम वैसे ही लिख लेंगे और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1.0178 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 178 आगे 5 है। अब हम क्या करेंगे? b y ऑन x इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.53। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं a की। a y ऑन x, इसके वैसे दो फार्मूले हैं। ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं y बार, y पहले है तो पहले लिखते हैं y बार माइनस b y ऑन x और साथ लिखेंगे x बार। अब हम बात करते हैं y बार और x बार। y बार हमारे पास ये मौजूद है, x बार ये है और b y ऑन x की वैल्यू ये फाइंड की है। हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। y बार कितनी है? 69.65 माइनस b y ऑन x 0.53 और इनटू x बार 68.65। अब हम क्या करेंगे? 68.65 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.53 के साथ और जो आपके पास जवाब आएगा 69.65 से माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ गया 33.2655। 33.2655 ये हमारे पास क्या हुआ? a y ऑन x आ गया। जब a y ऑन x और b y ऑन x आ गया तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ पुट कर दें। पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन या अबव इक्वेशन 1 कह लेते हैं इसे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ a y ऑन x एंड b y ऑन x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है वो क्या है? सबसे पहले लिखेंगे y हेड इज इक्वल टू, हम a की वैल्यू लिखेंगे 33.2655 और प्लस b की वैल्यू हमारे पास 0.53 और साथ ही x लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई 1। अब दूसरी इक्वेशन मालूम करने के लिए हम इस सेम एज इट इज़ हम सॉल्व करेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं
और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। वो वैल्यू क्या है? सबसे पहले बी वाई ऑन एक्स नहीं, बल्कि क्या, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है हमने, एक्स ऑन वाई है ये, एक्स ऑन वाई, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक्स ऑन वाई। बी एक्स ऑन वाई का फार्मूला आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब हम क्या करते हैं कि इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। क्या आप में से किसी बच्चे को पता है आर की वैल्यू क्या है? वेरी गुड, 0.52, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 2.80 ओवर 2.85। अब हम क्या करते हैं? बी एक्स ऑन वाई 0.52 और इंटू 2.80 को डिवाइड करेंगे 2.85 पर, तो आंसर आ जाएगा 0.9825, 0.9825। अब इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो बी एक्स ऑन वाई का आंसर आ जाएगा 0.51। ठीक होगी बात? अब इसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें ज़रूरत पड़ेगी ए एक्स ऑन वाई की। तो ए एक्स ऑन वाई का क्या फार्मूला है? पहले वेरिएबल एक्स है तो एक्स बार माइनस बी एक्स ऑन वाई और वाई बार। अब ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट करें। ए एक्स बार की वैल्यू क्या है हमारे पास? 68.65 माइनस 0.51 और इंटू वाई बार, वो हमारे पास है 69.65। और जब आप यहाँ पर क्या करेंगे? 69.65 को 0.51 के साथ मल्टीप्लाई करें और जो जवाब आ जाए उसे माइनस करें 68.65 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 33.13। हमारे पास क्या आंसर आएगा? 33.13। अब हम करते क्या हैं? पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ए एक्स ऑन वाई एंड बी एक्स ऑन वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम देखते हैं एक्स हेड है इज इक्वल टू, ए की जगह पे लिखेंगे 33.13 और प्लस बी की जगह पे हम लिखेंगे 0.51 और साथ इसके y आ जाएगा। और इस तरह ये हमारी एक और दूसरी इक्वेशन दोनों सॉल्व हो जाएंगी। और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर इस सवाल में कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ ना आया हो, मैंने कोई पॉइंट ऐसा कोशिश की है कि रहे ही ना कि कोई पॉइंट ऐसा रह जाए जो आपको समझ ना आए। कैलकुलेशन भी मैंने खुद करके दिखाई, फार्मूले भी मैंने लिख दिए। बस सिंपल सी बात है, इन फार्मूलों को याद करना आपका काम है। अब याद करेंगे तो फिर ये सवाल आपको बहुत आसान लगेंगे, ये फार्मूले जब याद होंगे। और याद कब होते हैं? जब आप प्रैक्टिस करते हैं। जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे खूब प्रैक्टिस, तो फिर आपको ये याद रह जाएंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 14.2 और क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 10 का ए, बी और सी तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट और बी पार्ट बहुत ही अहम है और इनमें एक आधी ऐसी वैल्यू और एक आधी ऐसी बात है जो कि हमने पहले तो पढ़ी हुई है, लेकिन अब हो सकता है मेरे बच्चे भूल चुके हों और बहुत से बच्चों को वो बात याद हो। मेरा ख्याल है कि हाँ जी, 11 के ए पार्ट में ही मौजूद है वो पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट हम करते हैं। उसमें गिवन द फॉलोइंग डेटा, कुछ डेटा उसने दिया। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन द
फॉलोइंग डेटा। अच्छा जी, डेटा दिया हुआ है उसने x बार, वेरी गुड। x बार कितना दिया हुआ है 54 और y बार भी उसने दे दिया 28। इसके साथ उसने b y ऑन x की वैल्यू दे दी -1.5 और इसके साथ b x ऑन y की वैल्यू भी दे दी -0.2। ये डाटा गिवन है। इसके बाद उसने कितनी बातें पूछी हुई हैं हम उसको देखते हैं और एक एक करके वो सारे पॉइंट्स निकालते हैं। नंबर 1 उसने कहा शो डैट, साबित करें क्या, द टू estimated lines of regression intersect at the point x bar और y बार। नंबर 1। नंबर 2 ये बहुत आसान है, estimate the value of x when y is equal to 30 and लास्ट पॉइंट उसने पूछा हुआ है एंड द वैल्यू ऑफ y when x is equal to 55। ये हमारे पास सवाल है जनाब। इस सवाल को आपने सॉल्व करना है। सवाल आपको मालूम है कि बहुत आसान है, उम्मीद करता हूँ। हम देखते हैं जनाब सॉल्यूशन में। सबसे पहले उसने 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन की बात की। तो पहले तो ये 2 जो लाइंस हैं, ये 2 रिग्रेशन लाइंस हैं, आप इनको फाइंड आउट करेंगे। पहली बात, जब ये दोनों रिग्रेशन लाइंस सॉल्व हो जाएंगी तो उसके बाद ये साबित होगा, ये साबित करेंगे कि ये दोनों रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं किस पॉइंट पे, x बार और y बार पे। 2 रिग्रेशन लाइंस कौन सी हैं बच्चों को मालूम है, एक y ऑन x, y ऑन x और दूसरी x ऑन y। जी जनाब, y ऑन x हमारे पास जो है वो इक्वेशन क्या होती है, y हेड इज इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x और x। यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से x हेड a x ऑन y b x ऑन y और y, ये 2 इक्वेशंस हैं। यहाँ पे सबसे पहले बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू मालूम कर देते हैं, बी वाई ऑन एक्स। ओह, बी वाई ऑन एक्स तो हमारे पास गिवन है। बी वाई ऑन एक्स हमारे पास क्या है, बी वाई ऑन एक्स ये, और बी एक्स ऑन वाई भी हमारे पास गिवन है। तो बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू -1.5 और बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू -0.2। ये दोनों जो कोफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन कहलाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन में गिवन हैं। इंटरसेक्ट या फिर ए वाई ऑन एक्स नहीं गिवन, तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं। ए वाई ऑन एक्स अगर हमारे पास जो चीज़ नहीं गिवन होती, हम क्या करते हैं, ए
y ऑन x इज इक्वल टू y बार माइनस b y ऑन x और x बार। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। y बार की वैल्यू सब बच्चों को पता है 28 है। 28 माइनस b की वैल्यू माइनस 1.5, ये प्लस हो जाएगी 1.5 इंटू एक्स बार वो है 54। और जब आप 54 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके 28 में प्लस करते हैं तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा a y ऑन x 109। और a की वैल्यू और b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने से आपके पास रिग्रेशन लाइन आ जाएगी। y हेड इज इक्वल टू 109 प्लस, ये आगे b की वैल्यू माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1.5 और x। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हम यहाँ से सॉल्व करने से पहले x ऑन y का फार्मूला लिखेंगे। x बार इज इक्वल टू x बार माइनस b x ऑन y और y बार। इस फार्मूले में जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो x बार की वैल्यू आपके पास क्या है 54 माइनस, इसकी वैल्यू माइनस में है तो प्लस हो गई यहाँ पे 0.2 और x बार आपके पास उम्मीद करता हूँ 28 होगा। लिहाजा a x ऑन y 28 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 के साथ और प्लस कर दें 54 में तो आंसर आ जाएगा 59.6। ठीक होगी बात। इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो आप कैसे लिखेंगे, x हेड इज इक्वल टू a की तो वैल्यू लिखनी है हमने। a की क्या वैल्यू है 59.6 माइनस 0.2 और y, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 कहेंगे। क्वेश्चन है जी, शो डैट, साबित करें 2 एस्टिमेटेड लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट x बार y बार। तो सबसे पहले जिस चीज़ को शो करना है, जिससे शो करना है वो मालूम करें, यानी रिग्रेशन लाइंस मालूम करें। ये रिग्रेशन लाइंस मालूम हो गई। अब हम अगर इक्वेशन 1 में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर x है तो उसकी जगह पर x बार पुट कर दें। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका आंसर अगर y बार आ जाए तो इसका मतलब है x बार और y बार जो है ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से ये लाइन गुज़र रही है, थ्रू कर रही है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, पुट x इज इक्वल टू x बार इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हम क्या करेंगे, x की जगह पे x बार पुट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें y हेड इज इक्वल टू 109 माइनस 1.5 और यहाँ पे x बार, x की जगह पे x बार लिख दें, बट x बार इज इक्वल टू 54। फिर क्या करेंगे, y हेड इज इक्वल टू 109 माइनस 1.5 इंटू 54। y हेड इज इक्वल टू 109 माइनस 54 इंटू 1.5।
81 आ जाएगा आपके पास। और जब 81 आ गया तो वाई हेड इज़ इक्वल टू 109 माइनस 81, तो वो आपके पास 28 आ गया। देन फिर क्या हुआ, वाई हेड इज़ इक्वल टू वाई बार के बराबर हो गया। क्या वाई बार 28 है? बिल्कुल है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने एक और काम करना है, और वो क्या है, उसमें आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू वाई बार इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये है, इसमें आपने y की जगह पे y बार पुट कर देना है। कैसे करेंगे, x हेड इज इक्वल टू 59.6 माइनस 0.2 और y की जगह पे y बार, बट y बार इज इक्वल टू 28, सो x हेड इज इक्वल टू 59.6 माइनस 0.2 और यहाँ पे लिखेंगे 28। x हेड इज इक्वल टू 59.6 माइनस 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ, 0.2 के साथ, तो वो हमारे पास आ गया 55.6। जब 5.6 को यहाँ पे माइनस कर दें, x हेड इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास 54, तो x हेड इज इक्वल टू x बार। तो ये बात साबित हो गई कि x की जगह पे x बार पुट करें, x की जगह पे अगर x बार पुट करें तो y की वैल्यू y बार के इक्वल हो जाएगी। सेम एज इट इज़ y की जगह पे y बार पुट करें तो x हेड की वैल्यू x बार हो जाएगी। लिहाजा हम क्या कहेंगे, हेंस प्रूव दैट द टू एस्टिमेटेड लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट x बार और y बार। ये हमारा पहला पॉइंट था। इसका दूसरा और तीसरा पॉइंट आप बच्चे खुद कर लेंगे। इक्वेशन 1 में यहाँ पर यहाँ पे y की जगह पे 30 पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इस इक्वेशन में x की जगह पे 55 पुट करने से y की वैल्यू एस्टिमेट हो जाएगी। इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं ये आप ख़ुद करेंगे। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात आप जहाँ पे रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। और इसके साथ साथ आखिरी लम्हे इस दुनिया से जाते हुए हमारी ज़बानों पे ए मेरे परवरदिगार कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा ताकि हमारा ख़ात्मा ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।